डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत टॉपिक जारी है जाति व्यवस्था। रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत आपके सेकंड यूनिट में ये टॉपिक्स आते हैं। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संगठन में जाति एक महत्वपूर्ण अवधारणा या महत्वपूर्ण संस्था है। इससे पहले के दो वीडियोज़ में हम जाति का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और जाति के महत्व और प्रकारों के बारे में और दोषों के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट आज देखते हैं कि कास्ट सिस्टम इन विलेज इंडिया कि ग्रामीण भारत में जाति किस प्रकार से सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है और जाति हमारे आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और हर तरह से, यानी हम ये कह सकते हैं कि जाति जो है हमारे जीवन के हर पहलू में जो है गहराई से समाई हुई है। भारतीय ग्रामों में जाति सामाजिक संगठन की एक आधारशिला है। वह आज भी एक महान शक्तिशाली संस्था है। जाति गांव में व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार को तय करती है जीवन पर्यंत। गांव के विभिन्न पक्षों के साथ संबंधों को हम जाति के साथ, जो गांव के विभिन्न जो पक्ष हैं ग्रामीण जीवन के, डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं, वो कास्ट से किस प्रकार गुम्फित हैं, किस प्रकार संबंधित हैं, वो स्पष्ट होता है। पहला देखेंगे जाति और आर्थिक जीवन, कास्ट एंड रूरल इकोनॉमिक लाइफ। ग्रामीण आर्थिक जीवन जाति के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर जातीय प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ये प्रभाव किस रूप में पड़ते हैं? उत्पादन, उपभोग। गांव में जातियां उत्पादन समूहों के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक जातीय समूह के उत्पादन के कुछ नियम और कुछ सीमाएं होती हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है। ग्रामीण समाजशास्त्री को जाति एवं उत्पादन के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। जाति और उत्पादन के पारस्परिक संबंध, कास्ट एंड प्रोडक्शन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। गुजरात में पाटीदार, राजपूत, भूस्वामी थे। आजकल उनके उत्पादन संबंधों में चेंजेस आ गए हैं। हर राज्य के अंदर बड़ी बड़ी अलग अलग जो कुछ जातियां भूस्वामी के रूप में जिनकी पहले पहचान थी, वो आजकल दूसरे व्यवसायों की तरफ भी अग्रसर हो गई हैं। तो उत्पादन जो है, जो प्रोडक्शन विभिन्न जाति के जो लोग करते हैं, जिनके साथ उनका नाम जुड़ा हुआ होता है, वो एक अध्ययन का विषय हो सकता है रूरल सोसाइटीज़ में। उपभोग, प्रत्येक जाति के उपभोग के कुछ विशिष्ट प्रतिमान निश्चित होते हैं। जाति ही अपने सदस्यों के लिए खान पान, पहनावा और दूसरे नियम निश्चित करती है। उपभोग का प्रकार उत्पादन को भी तय करता है और उत्पादन से प्रभावित भी होता है। किस प्रकार का उपभोग जातियां करते हैं, खान पान का एक तरह से स्टिग्मा लगा होता है कि ये कास्ट, जैसे प्राय करके ये माना जाता है कि मांस मच्छी का सेवन जो है निम्न जातियां ज़्यादा करती है। ये एक मान्यता है। और किसी भी जाति के साथ ऐसा, जैसे कोई ज़्यादा तैलीय खाना खाते हैं, कुछ सिंपल खाना खाते हैं, है ना। धर्म और जाति के अंतर्गत जो है, जातियों का धर्म और जाति के अंतर्गत जो खान पान के जो नियम होते हैं वो निश्चित होते हैं और उनको वो कड़ाई से जिनका पालन किया जाता है। ऋणग्रस्तता भारतीय गांव की प्रमुख समस्याओं में से एक है ऋणग्रस्तता। कुछ जातियां ऐसी हैं जो वंशानुगत ही ऋणग्रस्त हैं। दूसरी ओर कुछ जातियां गांव में ऋण देने का कार्य करती हैं, महाजन। आपने हिंदी फिल्मों के अंदर देखा होगा कि एक सूदखोर महाजन दिखाया जाता है जो प्राय करके उसको विलेन के रूप में दिखाते हैं।
मनमानी ब्याज दरें होती हैं और ये देखा जाता है कि जो गरीब किसान हैं, मज़दूर हैं, भूमिहीन मज़दूर हैं, वो ऋण लेते हैं और वो उनका जो ब्याज की दरें इतनी महंगी होती हैं कि जीवन पर्यंत परिश्रम करने के पश्चात भी जो उनका कर्ज है, जो ऋण है महाजन का, उतर नहीं पाता। बहुत गांव के अंदर आज भी आपको महंगी ब्याज दर के ऊपर महाजन के द्वारा ऋण देने की जो प्रथा है वो आज भी उसका एक प्रचलन देखने को मिलता है ना। तो ऋणग्रस्तता जो है भारतीय गांवों की और ख़ास करके कृषकों की और भूमिहीन श्रमिकों की बहुत बड़ी समस्या है, एक ज्वलंत समस्या भी है। और इसका स्वरूप बदल गया हो लेकिन शोषण के जो तरीके बदल जाते हैं, लेकिन शोषण की जो अवधारणा है वो वैसी की वैसी है। निवास जाति गांव में अपने सदस्यों के घरों के रूप, रहन सहन की आदतों और निवास क्षेत्र के चुनाव आदि को निर्धारित करते हैं। उसके निर्धारण के भी नियम होते हैं कि कैसे घर होंगे हमारा, किस टाइप का मोहल्ला होगा। अलग से यह पहले भी हम देख चुके हैं कि जाति के आधार पर मोहल्लों के नाम होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक गांव बस्तियों में, मोहल्लों में बटा हुआ होता है जिसमें विशिष्ट जाति के लोग रहते हैं, है ना। ये हरिजन बस्ती है, ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ये राजपूतों का मोहल्ला है, ये जाट कॉलोनी है, ये माड़ियों की ढाणी है, ये और दूसरी जाति के आधार के ऊपर इस तरह से सभी जातियों के आधार पर जो है मोहल्ले जो है बसे हुए होते हैं। ये तेलीवाड़ा है, ये हरिजन बस्ती है, ये सुनार मोहल्ला है, ये लोहार मोहल्ला है। तो इस तरह से जो मोहल्ले होते हैं और बस्तियां होती हैं उनके अंदर पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है निवास करते हैं। ये आर्थिक जीवन से, घरों का जो स्टेटस है वो उससे ये तय होता है, उसका आर्थिक जीवन कैसा है जाति का। गतिशीलता, आज जातियां अपने परंपरात्मक व्यवसाय को त्याग रही हैं और नवीन नवीन पेशों को ग्रहण कर रही हैं। परिणाम स्वरूप कुछ ने आर्थिक प्रगति कर ली है तो कुछ जातियां आर्थिक दृष्टि से नीचे गिरती जा रही हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वरूप और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रूरल लाइफ में हम आमतौर पर देखते हैं कि जैसे पहले ऊपर एग्जाम्पल दिया गया हमें, पहले भूस्वामियों के रूप में जैसे जो कास्ट होती थी उनकी भूमि चली गई। जैसे हम राजपूताना के अंदर ही देखेंगे, जो राजपूत बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे वो आज स्थिति परिवर्तित हो गई, आज वो स्थिति नहीं है। तो किसी भी कोई भी कारण रहे हों या सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अंदर और समय का चक्र ऐसे घूमता है कि जातियों के व्यवसाय भी परिवर्तित हो जाते हैं और मजबूरन ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में, परिवर्तित हालातों में जो है अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय अथवा पेशों की तरफ भी पर्टिकुलर कास्ट्स को अग्रसर होना पड़ा है, उनको दूसरे पेशे अपनाने पड़े हैं। तो गतिशीलता का गुण जो है जाति में पाया जाता है और बहुत बार ऐसा होता है गांव में ज़मीन चली जाती है और आप अपने पैतृक कृषि के पशुपालन के काम धंधे को छोड़ करके शहरों की तरफ भी पलायन करते हैं, दुकानदारी शुरू कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं कोई, इस तरह से। तो जातिगत आधार पर परंपरागत पेशे के चुनाव को या परंपरागत पेशे को अपनाने का जो नियम था, जो निर्धारण था, उसमें चेंजेज आए हैं, तो गतिशीलता के कारण आए हैं। जाति और संयुक्त पारिवारिक जीवन, तो ये एक था जाति और आर्थिक जीवन को हमने डिस्कस कर लिया है। जाति और आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में डिस्कस करने के बाद दूसरा हमारा मेन है इसमें पॉइंट, वह है जाति और संयुक्त पारिवारिक जीवन, ज्वाइंट फैमिली का। पिछले सप्ताह के वीडियो में हमने ज्वाइंट फैमिली के बारे में विस्तार से जाना था। जाति एवं संयुक्त परिवार ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाली दो प्रमुख संस्थाएं हैं। जाति के बाद जो दूसरी बड़ी सामाजिक संस्था आती है हमारे समाज में, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी में, दैट इज ज्वाइंट फैमिली। कास्ट सिस्टम के बाद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो एक दूसरी बहुत बड़ी आधारभूत सामाजिक संस्था है जो पूरे के पूरे जीवन को प्रभावित करती है। और ये दोनों संस्थाएं कौन कौन सी?
कास्ट एंड जॉइंट फैमिली ग्रामीणों के सामूहिक जीवन, क्रियाकलापों, आदर्श व्यवहारों, मूल्यों, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति एवं विचारधारा को निर्धारित करती है। और संयुक्त परिवार में जातीय नियमों का कठोरता से पालन करवाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाति सामान्यतः संयुक्त परिवारों का एक झुंड मात्र है, इसलिए जाति उन परिवारों के जीवन को एक विशिष्ट ढांचे में बदल देती है। गांव ढाणियों के अंदर जो संयुक्त परिवार होते हैं, तो जाति को एक तरह से कहेंगे कि जाति संयुक्त बहुत से संयुक्त परिवारों से उपजाति बनती है, उपजाति ही जाति बनती है। तो एक प्रकार के कुटुंबों का समूह होता है, या बहुत से संयुक्त परिवारों का एक झुंड कहेंगे हम जाति को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है, सोशल लाइफस्टाइल ज्वाइंट फैमिलीज की, वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? पर्टिकुलर कास्ट के द्वारा निर्धारित होती है, जाति के द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि जाति ही अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नियम बनाती है, और अपनी जाति के सदस्यों के ऊपर लागू करती है उसको। तीसरा पॉइंट आता है उसके बाद, जाति और शैक्षिक जीवन, एजुकेशनल लाइफ में किस प्रकार से जाति प्रभावित करती है। गांव में जाति व्यक्ति का शिक्षा के प्रति मनोभाव और शिक्षा के ढंग आदि को निश्चित करती है, निर्धारित करती है। जाति के अनुरूप ही शिक्षा के प्रति धारणा पाई जाती है। जैसे कहें हम, दस्तकारी जातियों का झुकाव उद्योग धंधों की शिक्षा पर होता है। कृषि कार्य करने वाले जातियों का कृषि के प्रति झुकाव होता है। जैसे ये माना जाता है कि जाट जाति के लोग कृषि कार्य में ही अधिक संख्या में होते हैं, मानते हैं, तो उसका झुकाव कृषि कार्यों में ही ज़्यादा होगा। AR देसाई का मत है कि गांव में शिक्षा का मूल्यांकन व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक उन्नति के दृष्टिकोण से नहीं होता है, वरन जातीय परंपरा से होता है। कास्ट की जो परंपरा होती है, उससे व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास उससे निश्चित होता है। गांव में जो शिक्षा का मूल्यांकन होता है कि किस कास्ट के बच्चे कहाँ कौन सी एजुकेशन में आगे जाएंगे, ये शुरू से ही तय था। और आज भी अधिक संख्या में देखा जाता है कि वैश्य वर्ण के बच्चे, जो खास करके कहीं अपना बढ़िया जाति के जो लोग हैं, कायस्थ जाति के जो लोग हैं, वो एजुकेशन में कॉमर्स संकाय में, यानी कि वाणिज्य संकाय की पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, ये मानते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी राजस्थान के अंतर्गत जब CA के रिजल्ट आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, या कंपनी सेक्रेटरी के, CS के, CA और CS के रिजल्ट आते हैं, तो उसके अंदर आपको ऊंची जातियों के लोग, जिसके ब्राह्मण, बनिए और कायस्थ जाति के लोग ही ज़्यादातर वाणिज्य संकाय के अंतर्गत और CA के परीक्षा के अंदर आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए कभी भी किसी भी साल का। तो ये परंपरा होती है कि जाति परंपरा के हिसाब से व्यक्ति एजुकेशन को चुनाव करता है, एजुकेशन निर्धारित होती है। जाति तथा धार्मिक जीवन, ओकार्ट और सेनार्ट ने जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और किसी के लिए कर्मकांड की मनाही होती है और किसी को कर्मकांड करने होते हैं, तो हर जाति के अपने नियम होते हैं कि किसको कौन से कर्मकांड करने होते हैं। तो जाति की उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है, वो ओकार्ट और सेनार्ट नामक विद्वान ने दिया था। जाति जो है धार्मिक जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित करती है कि धार्मिक क्षेत्र में आपको क्या करना है, किस प्रकार पूजा पाठ करना है, उपासना की पद्धति क्या होगी, इष्ट देव कौन होंगे, ये सब चीज़ जाति तय करते हैं। जातिगत समुदाय जो है धार्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। जाति और राजनीतिक जीवन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गांव में जातीय चेतना नगरों की अपेक्षा अधिक है, अतः गांवों की राजनीति जाति से प्रभावित है। और वर्तमान समय में तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति जो है निम्न स्तर से लेकर के और लोकसभा तक, उच्चतम स्तर तक जाति प्रभावित करती है। हर चुनाव को, मतदाता के व्यवहार को जाति प्रभावित करती है। कैंडिडेट कौन खड़े होंगे, उम्मीदवारी को तय जाति करती है। तो जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, जातिगत सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक बातें तय होती हैं, राजनीतिक उम्मीदवारी तय होती है, नेतृत्व तय करता है। तो गांव की राजनीति जो है जाति से अत्यधिक प्रभावित होती है।
चुनाव में साधारणतः लोग अपनी ही जाति के व्यक्ति के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी ही जाति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, अपनी ही जाति के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, गुटबाजी होती है, संघर्ष होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव होता है। जाति के आधार पर ही राजनीतिक संघर्ष भी विलेज इंडिया के अंदर देखे जा सकते हैं। और वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से इन चीज़ों को देखते हैं। टेंशन होती है, तनावग्रस्त वातावरण रहता है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। जाति और मूल्य व्यवस्था नेक्स्ट पॉइंट है। गांव में जाति ही सामाजिक समूह के जीवन नियमों और प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं। पैटर्न्स को जाति निर्धारित करते हैं। सोशल ग्रुप्स के जो नियमावली बनाई जाती है उसको जो है जाति ही निश्चित करती है। इसलिए बहुत कुछ सीमा तक ये ग्रामीण समाज में पाए जाने वाले मूल्यों को एक आकार प्रदान करती है, एक शेप प्रदान करती है जाति। और इसमें लास्ट पॉइंट देख सकते हैं हम, जाति तथा ग्रामीण नेतृत्व, रूरल लीडरशिप के प्रतिमान बदलते रहते हैं। जाति ने ग्रामीण नेतृत्व को भी प्रभावित किया है और गांव में नेतृत्व प्रभु जाति के हाथ में होता रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी अगर उठा के देखें, अपन देखा जाए हमारा शुरू से लेकर आज तक का इतिहास, डोमिनेंट कास्ट के हाथ में हमेशा नेतृत्व रहा है। जो परंपरात्मक रूप से प्रभावशाली रही हैं उन उपजातियों के पास भी रह सकता है। जो डोमिनेंट कास्ट वो होती है जो संख्यात्मक रूप से, जो संस्कृतिकरण के आप पहली यूनिट के अंदर भी आप देख चुके हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृतिकरण की अवधारणा, तो उसके अंतर्गत एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा या कॉन्सेप्ट दी थी। प्रभु जाति, हर राज्य के अंदर प्रभु जाति अलग अलग होती है। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों का, तो उत्तरी भारत के अंदर जाट, राजपूत, यादव आदि जातियों का ग्रामीण नेतृत्व पाया जाता है। यहां राजनीति और जाति एक दूसरे में प्रवेश करती हुई दिखाई देती, यानी राजनीति और जाति इतनी गहराई से जुड़ गई हैं कि उनको अलग नहीं कर सकते। कोई भी चुनाव निम्नतम स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक का जो इलेक्शन है, चाहे वो पंचायत का है, चाहे वो ब्लॉक समिति का है, चाहे वो जिला परिषद का है, चाहे वो नगर परिषद का है, चाहे वो नगर निगम का है, चाहे वो विधानसभा का है, विधान परिषद का है या लोकसभा का चुनाव है, हर ईच एंड एवरी इलेक्शंस जो होगा वो जाति से अफेक्टेड होगा। जाति उसको गहराई से प्रभावित करती है। जातीय अंकगणित लगा करके ही भारत में चुनाव लड़े जाते हैं, चाहे वो विलेज हो चाहे वो सिटी हो, और विलेज से इसकी ज़्यादा शुरुआत होती है। ज़्यादा गहराई में ये विलेज इंडिया में, यानी कि ग्रामीण भारत में बहुत ज़्यादा गहराई से ये जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। तो ग्रामीण नेतृत्व और जाति भी परस्पर गहराई से संबंधित हैं और जातीय आधार पर ही नेतृत्व तय होते हैं, बदलते हैं और प्रतिमान भी जो है जाति को ध्यान में रख करके ही परिवर्तित होते हैं। थैंक यू।